हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, वाक्य के गुण, अंग और अर्थ के आधार पर भेद, इन सब की जानकारी हम लेंगे। आप लोगों को मैं इन सब की जानकारी दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। वाक्य भाषा की प्रमुख इकाई है। वाक्य द्वारा ही किसी बात का पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। वाक्य एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह होता है। जैसे देखो बच्चों, आगे आप लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, श्याम दूध पी रहा है। दूसरा, मैं भागते भागते थक गया। तीसरा, यह कितना सुंदर उपवन है। फिर चौथा, वह मेहनत करता तो पास हो जाता। पांचवा, वह गया। ये पांचों जो वाक्य हैं, ये किसी न किसी अर्थ का बोध करा रहे हैं, सार्थक अर्थ का बोध करा रहे हैं। यह सभी मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों के समूह हैं, जिनसे सही सही अर्थ का बोध हो रहा है। इन्हें ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होता है, शब्दों का समूह होता है। वाक्य के प्रकार का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप लोग, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इस प्रकार जो है, वाक्य के प्रकार का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के गुण। वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला, उसमें योग्यता होनी चाहिए, अर्थ बोध कराने की योग्यता। दूसरा, आकांक्षा। तीसरा, निकटता। चौथा, पदक्रम। पांचवा, अन्विति। इस प्रकार से वाक्य में 5 गुण होने चाहिए, जो हमें सही अर्थ का बोध कराते हैं। अब पहले गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, योग्यता। वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा सार्थक शब्द के रहते हुए भी अर्थ बोध नहीं होता। अर्थात बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे बकरी घास पीती है। इस वाक्य में सारे शब्द सही हैं, लेकिन सही अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शब्दों का जो चयन है वो सही नहीं किया गया है। दूसरा, बच्चा आग से पौधों को सींचता है, अतः इनमें वो योग्यता नहीं है जो अर्थ का सही अर्थ का बोध कराएं, अर्थात इनमें योग्यता का अभाव है। सही अर्थ क्या होगा बच्चों, या सही वाक्य क्या होगा इसमें, कि बकरी घास खाती है ना। इसी प्रकार दूसरा जो है, उसमें आ जाएगा, बच्चा आग से नहीं पानी से पौधे को सींचता है। ये सही अर्थ होगा। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे प्रकार की ओर, आकांक्षा। वाक्य से यदि आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो आप जो वाक्य है वो अधूरा रह जाता है, या फिर उससे पूरे अर्थ का बोध नहीं होता। जैसे यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता लिखकर छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर वाक्य का जो है आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वाक्य में आगे क्या होगा और इसमें सही अर्थ क्या हो सकता है। इसमें कई प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, या फिर राम, लक्ष्मण और सीता एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जब तक वाक्य पूरा नहीं लिखा जाएगा तो सही अर्थ का बोध नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा, वह लिखकर छोड़ दिया गया है। इसके आगे कोई भी वाक्य बन सकता है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सही अर्थ या सही वाक्य क्या है। जैसे वह गया, वह गई, कुछ भी अर्थ यहाँ पर हम लगा सकते।
इसी प्रकार देखिए, वाक्य में किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वाक्य में अर्थ का अधूरापन लगे, वाक्य का अर्थ का बोध ही न हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि लड़के कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ दो अर्थ निकल सकता है कि लड़के बात कर रहे हैं या फिर लड़के सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार अगर शब्द की कमी हो या अधूरापन हो तो वाक्य अधूरा रह जाता है। तीसरा प्रकार है बच्चों यहाँ पर निकटता, आसक्ति। वाक्य का यह तीसरा गुण है। आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में निकटता होना आवश्यक है। उसका जब तक वो सही ढंग से और सही दूरी से नहीं लिखा जाएगा तो शब्द बहुत ज़्यादा दूर लिखे जाएंगे तो वाक्य को सुनने और लिखने वालों की इच्छा नहीं रह जाएगी, इच्छा कम हो जाएगी। इसलिए सही दूरी और निकटता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बीच में लिखा है, श्याम घर जा रहा है। देख रहे हैं बच्चों आप लोग? तो इसमें ये जो लिखा गया है इसके बीच में कितनी दूरी है, तो ये वाक्य सही लग रहा है क्या? नहीं, एक सीमित दूरी होनी चाहिए वाक्य में। वाक्य का अगला गुण है वो चौथा जो है वो है पदक्रम। पदक्रम में बच्चों वाक्य में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे वाक्य में कर्ता, क्रिया या फिर कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का जो क्रम होता है वो सही होना चाहिए। क्रम बदल देने पर अर्थ पूरा बदल जाता है। जैसे यहाँ पर श्याम विद्यालय जाता है। अगर मैं इस वाक्य में जो शब्द हैं उनके क्रम को बदल दूं तो वाक्य के अर्थ को समझने में कठिनाई होती है या देरी लगती है। जैसे जाता है विद्यालय श्याम या फिर है जाता विद्यालय श्याम। मैंने शब्द के क्रम को बदल दिया, शब्द वही है, सिर्फ क्रम सही न होने पर पूरा अर्थ जो है वो समझने में कठिनाई होती है। इसी कारण वाक्य में जो पदक्रम है, जो कर्ता क्रिया या कर्ता कर्म क्रिया, इसका क्रम सही होना चाहिए। पांचवा है बच्चों अन्विति। इसके अंतर्गत बच्चों वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि की संगति या मेल को अन्विति कहते हैं। अर्थात वाक्य में लिंग के अनुसार क्रिया, वचन के अनुसार क्रिया होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर उदाहरण, गीता विद्यालय जाती है, तो गीता स्त्रीलिंग है इसीलिए क्रिया में आ गया जाती है ना। या फिर मैं विद्यालय जाता हूँ, एक वचन है इसीलिए जाता हूँ। अगर बहुवचन हो जाए तो वे विद्यालय जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि की संगति का सही मेल होने को ही अन्विति कहते हैं। सही मेल नहीं होगा तो वाक्य जो है वो सही नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ कहूँ गीता विद्यालय जाता है तो आपको यह जो वाक्य है वो सही लगेगा नहीं ना। तो इसीलिए वाक्य में लिंग, वचन के अनुसार जो क्रिया है वो होनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर वाक्य के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आ जाते हैं वाक्य के प्रमुख अंग की ओर। वाक्य के प्रमुख अंग कर्ता क्रिया के आधार पर प्रमुखतः दो अंग हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोनों जो उद्देश्य और विधेय जो अंग हैं उसकी परिभाषा और उसको समझेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग उसे देखिए। जैसे माधुरी गीत गाती है, पूरा वाक्य है, इसे उद्देश्य और विधेय में बदल दिया गया, बांट दिया गया है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? माधुरी, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। अब उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो गीत गाती है, तो वो हो गया विधेय। समझ रहे बच्चों आप लोग? इसी प्रकार नरेश भैंस चराता है। तीसरा है सुरेश ने राकेश को अपना मित्र बनाया। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय वाक्य में दो अंग होते हैं जिसे इस प्रकार से बांटा जाता है।
ठीक है। एक और उदाहरण, जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाद का वध किया। अब इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, राम के भाई ने, और विधेय क्या हो जाएगा, युद्ध में मेघनाद का वध किया। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय को वाक्य में अलग इस प्रकार से किया जाता है। अब आइए बच्चों, हम वाक्य के प्रकार जो हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, 8 प्रकार हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कोई सामान्य सी सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त होती है या जानकारी प्राप्त होती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मंजरी कविता पढ़ रही है, राधिका स्कूल जाती है, या राम के पिता का नाम दशरथ है। इस प्रकार से साधारण सी जानकारी मिलने वाली वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसके अंतर्गत जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में आप नहीं शब्द का उपयोग ज़्यादातर देखोगे, या मत इस शब्द का उपयोग आप देखोगे, उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, या तुम यह काम मत करो। ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध हो, या कोई प्रश्न पूछ रहा है इसकी जानकारी हो, या जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा हो ऐसी जानकारी मिल रही हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कल वह कहाँ गया था, वह क्यों नहीं आया, या राम के पिता कौन है। इन तीनों वाक्यों में प्रश्न का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य यह कहलाएगा। चौथा है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आदेश, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार पहला वाक्य है अब तुम सो जाओ, जहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं सो जाओ, रात बहुत हो गई है, आदेश देते हैं। उसी प्रकार दूसरा है कृपया आप यह कार्य अवश्य करें। यहाँ पर इस वाक्य में प्रार्थना की जा रही है, किसी को कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा है शांत रहो, यहाँ पर फिर से आदेश दिया जा रहा है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार यह चौथा प्रकार था। अगला आइए पांचवा बच्चों इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा, आशा का बोध हो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है, या वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान उसे बुद्धि दे, या फिर दूसरा है नववर्ष मंगलमय हो, या फिर अब चलिए बहुत देर हो गई है। ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर इच्छा या आशा का बोध होता है। आशा किसी प्रकार की जाती है या फिर इच्छा की जाती है। ठीक है। छठवां है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह व्यक्त हो, या फिर कोई दुविधा हो वाक्य होने में, वहाँ पर या कार्य होने में दुविधा हो, वह वाक्य क्या कहलाता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभवतः वे आ गए हों, यहाँ पर हमें जानकारी नहीं है कि आए हैं या नहीं आए हैं, संदेह है, आए भी हो सकते हैं या नहीं भी आए हो सकते हैं। दूसरा है कल शायद मैं घर पर ना रहूं। अब यहाँ पर शायद शब्द लग गया है, इससे भी यही बोध हो रहा है बच्चों कि शायद रहूं घर पर या फिर नहीं रहूं, दोनों बोध हो रहा है, तो संदेह हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यह वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है बच्चों सातवां संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
या फिर एक कार्य के लिए दूसरे कार्य का होना ज़रूरी हो, वहाँ पर भी संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर, यदि भाइयों ने मदद की होती तो श्याम इतना दुखी न होता। अर्थात अगर भाइयों ने मदद की होती तो आज सुखी होता। तो एक वाक्य पे दूसरा वाक्य संकेत किया जा रहा है। यदि फ़ोन आया तो मैं भी जाऊंगा, दूसरा वाक्य, यदि फ़ोन आया तो मैं भी जाऊंगा, और फ़ोन नहीं आया तो नहीं जाऊंगा। एक कार्य में दूसरे कार्य को होने का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। 8वां अंतिम प्रकार जो है वो है विस्मयवाचक वाक्य या फिर विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मयवाचक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, वाह तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, खुशी का बोध हो रहा है। अरे तुमने यह क्या किया, यहाँ पर बच्चों आश्चर्य का बोध हो रहा है। उसी प्रकार ओह कितनी ठंडी है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य में अक्सर विस्मय आदि चिन्ह लगे होते हैं, या फिर हर्ष, शोक, आश्चर्य वाले जो शब्द होते हैं उनके आगे आप देखोगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगे होते हैं। इस प्रकार भी हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बच्चों आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उसकी जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में आपने जाना। वाक्य के गुण और वाक्य के अंग के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।